हिंदी विषय के मासिक प्रशिक्षण में आप सभी विद्वान साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने अभी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा, मेरे साथी श्री चौरसिया जी ने बहुत ही विधिवत तरीके से एवं ग्राह्य ढंग से आप सब लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उसी अगली कड़ी में मैं डॉक्टर आर.बी. पटेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा से हूँ, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आधुनिक काल को प्रस्तुत करने के लिए। तो आधुनिक काल को छह भागों में विभक्त किया गया है। पहला भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1950 तक और अंतिम नई कविता 1950 ईस्वी से वर्तमान समय तक जो चल रही है अभी। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम गोपाल चंद्र जी था, जिन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को काव्य लेखन विरासत में प्राप्त हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधे नंगरी आदि। इस युग के महत्वपूर्ण रचनाकार थे श्री बालकृष्ण भट्ट जी, श्री प्रताप नारायण मिश्र जी, श्री लाला श्रीनिवास दास जी और श्री बद्री नारायण चौधरी जी। इस युग में बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं थी हिंदी प्रदीप पत्रिका और दूसरी बाल विवाह। प्रताप नारायण मिश्र जी की थी ब्रह्मांड पत्रिका, परीक्षा निबंध और तीसरी थी विलायत यात्रा।
लाला श्रीनिवास दास जी की रचना थी सदादर्श पत्रिका। दूसरी थी परीक्षा गुरु उपन्यास, और बद्री नारायण चौधरी जी की थी आनंद कादम्बिनी पत्रिका, और भारत सौभाग्य। तो हम अब भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीनता के प्रति वो साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अब आगे आप देखें भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं क्या क्या है। पहले ये राष्ट्रीय एकता की भावना। इस युग में कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करते हुए कविताएं लिखी। इस युग की तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग शैली की माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार इस युग के कवियों द्वारा किए गए। चौथी विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग में कवियों ने अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। अगली विशेषता है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस युग में काव्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। छठी विशेषता है काव्यानुवाद की परंपरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ। आधुनिक काल का
दूसरा महत्वपूर्ण युग द्विवेदी युग कहलाता है, जिनके जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में दौलतपुर रायबरेली में हुआ। इनके पिता श्री राम सहाय द्विवेदी जी और आपकी मृत्यु द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिनकी रचनाएं हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने किया, कालिदास और उनकी कविता, नाट्यशास्त्र आदि। दूसरे प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। दूसरे प्रमुख कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा आदि। तीसरे प्रमुख कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। चौथे प्रमुख कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण। इस प्रकार से हमारा द्विवेदी युग की काव्य यात्रा पूर्ण हुई। साथियों, अब हम छायावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का भाव, व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है। छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वर्ग में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जाभूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया
और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी कविता का विकास हुआ। छायावाद में सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता, रूढ़िवादिता के विरुद्ध स्वच्छंदता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बौद्धिकता एवं यथार्थ के प्रति भावुकता तथा कल्पना और अभिधा प्रधान वर्णनात्मक शैली की प्रतिक्रिया में लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद के कवियों को जहाँ एक ओर बंगला साहित्य और विशेषकर कवींद्र रवींद्र से प्रेरणा प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर वर्ड्सवर्थ शैली, टेनिसन, कीट्स और वाथरन जैसे अंग्रेजी भाषा के कवियों का भी इस काल के कवियों पर प्रभाव पड़ा। रूढ़िवाद का विरोध हुआ। इस युग का कवि मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर चला, प्रकृति को चेतन बनाया और उसका मानवीकरण किया। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। दूसरी विशेषता है श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अत्यंत सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं। तीसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसमें प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का अंग प्रत्यंग का चित्रण किया है। चौथी विशेषता है सौंदर्यानुभूति। यहाँ सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है। सौंदर्य पावक सौंदर्यबोध कवियों ने नारी के सौंदर्य को नाना रंगों का आवरण पहनाकर व्यक्त किया है। इसकी अगली विशेषता है वेदना एवं करुणा का आधिक्य।
हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। अगली विशेषता है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। छायावाद में अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। अगली विशेषता है नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। रीतकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है, वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी ना होकर भाव जगत की सुकुमार देवी है। अगली विशेषता है जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतन के से स्पंदित दिखाई देता है। अगली विशेषता है अभिव्यंजना शैली। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। उन्होंने भाषा में अभिधा के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया है। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू, झरना आदि। दूसरे प्रमुख कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास। तीसरे प्रमुख कवि के रूप में हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। चौथे स्तंभ के रूप में श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं, जिनकी रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत। और पांचवें प्रमुख कवि हैं श्री राम कुमार वर्मा जी, जिनकी रचनाएं हैं निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। इस प्रकार से ये छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन वृत्त। आपका जन्म। साथियों, आधुनिक काल का अगला चरण प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूझ, अंतर्मुखी
प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। सामाजिक चेतना और भावबोध काव्य का लक्ष्य है। प्रगतिवादी काव्य में समाजवादी विचारधारा का साम्यवादी स्वर महत्वपूर्ण रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख एवं अशांति का कारण स्वीकार करता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति वर्ग अथवा शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद अर्थ, अवसर और संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है। सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य है। यह काव्य धारा शोषक वर्ग की भर्त्सना और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। उपयोगितावाद और भौतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण यह काव्य धारा नैतिकता एवं भावुकता की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर अधिक विश्वास करती है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वानुभूति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। प्रगतिवादी चेतना के बीज छायावाद में ही पल्लवित होने लगे थे, किंतु तीसरे और चौथे दशक में प्रगतिशील आंदोलन ने काव्य को सामाजिकता की ओर उन्मुख किया। यथार्थ से सम्मुख जनजीवन से संलग्नता, मानवीय समस्याओं से सीधे साक्षात्कार, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी काव्य के मूल विषय बन गए। अभी तक किसान वर्ग के प्रति सहानुभूति काव्य में स्थान पाती थी। प्रगतिवाद ने मजदूरों को भी इस कोटि में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कविता में किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया गया है। दूसरी विशेषता है
आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। इस युग की तीसरी विशेषता है नारी शोषण के प्रति विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी उन्होंने प्रयास किए हैं। चौथी विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काव्य के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। उसकी पांचवी विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की प्रगतिवादी कवियों ने, एक बार पुनः सुन लें, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। छठवीं विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रगतिवादी कवियों ने अभिव्यक्ति के लिए इस काव्य के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। धन्यवाद। प्रगतिवादी काव्य की अंतिम विशेषता है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया है। प्रयोगवादी प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नानुसार हैं। प्रगतिवादी प्रमुख कवि श्री नागार्जुन, जिनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि। दूसरे प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। तीसरे कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। चौथे कवि हैं त्रिलोचन, श्री त्रिलोचन जी, जिनकी रचना है धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। पांचवें कवि हैं श्री रांगेय राघव, जिनकी रचनाएं हैं अजेय, खंडहर, मेघावी, पांचाली, राह के दीपक। छठवें कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचनाएं हैं युगवाणी और ग्राम्या। सातवें कवि के रूप में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनकी रचना है कुकुर मुत्ता। इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष यह प्रगतिवादी विचारधारा और उससे जुड़े कवियों के बारे में आप सब लोगों के समक्ष
प्रस्तुति दी। धन्यवाद। साथियों, अगले चरण के रूप में है प्रयोगवाद। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में श्री अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तारसप्तक से माना जा सकता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सन 1951 में दूसरा तारसप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तारसप्तक। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को केवल कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए ही मानता है। अहम का विसर्जन तथा साहित्य का समाजीकरण इसका महत्वपूर्ण लक्षण था। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका अहम है। इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट है। जीवन के प्रति विभिन्न कुंठाओं ने प्रयोगवादी कवि को शंकाकुल एवं भयाकुल बना दिया है। कवि बहुत कुछ कहना चाहता है, परंतु कुछ कह नहीं पाया। जीवन की यह घुटन इस वर्ग की कविताओं में व्याप्त है। जीवन की निराशाओं से दबकर ये कवि या तो कल्पना लोक की बातें करते हैं अथवा नारी के प्रेम में मुँह छुपा लेना चाहते हैं। इनमें पलायन वृत्ति साफ देखी जा सकती है। इन कवियों ने नए उपमान, नया छंद विधान गढ़ने, नए शब्दों का प्रयोग करने तथा शब्दों में नए अर्थ भरने के प्रयोग भी किए हैं। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। छायावादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। वे मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। दूसरी विशेषता है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। तीसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं ध्रुवता आ गई है। चौथी विशेषता है इसकी निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथा तथ्य रूप में वर्णन किया है। पांचवी विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया है।
अगली विशेषता है अहम की प्रधानता। फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सातवीं विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। आठवीं विशेषता है मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का चयन किया है। अंतिम विशेषता है व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। अब प्रमुख प्रयोगवादी कवि व उनकी रचनाएं। प्रमुखतः प्रयोगवाद में श्री अज्ञेय जी का नाम आता है, जिनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, मुक्तिबोध श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जिनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचनाएं हैं अंधा युग, कनुप्रिया, बूढ़ा लोहा। चौथे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी रचनाएं हैं बांस के पुल, एक खूनी नाव, काठ की घंटियां। पांचवें कवि हैं श्री नरेश मेहता जी, जिनकी रचनाएं हैं संशय की एक रात, वन पाखी। अगले कवि हैं श्री गिरजा कुमार माथुर जी, जिनकी रचनाएं हैं धूप के धान, शिला, पंख चमकीले, नाश और निर्माण। अंतिम कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, जिनकी रचना है अप्रस्तुत मन। इस प्रकार से प्रयोगवादी काव्यधारा यहाँ पूर्ण हुई। धन्यवाद। साथियों, अब हम नई कविता के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की व्यवस्था, असहायता तथा निरुपायता सामने आई और उसने अपने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में
जीता है प्रतिष्ठित हुआ। उसने लघु मानव को उसके संघर्ष को बार बार वर्णन किया। नई कविता में दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि हैं। एक ओर ग्रामीण परिवेश, दूसरी ओर शहरी, जिसमें कुंठा, घुटन, असमानता, कुरूपता आदि का वर्णन हुआ है। गिरजा कुमार माथुर, श्री धर्मवीर भारती, श्री शमशेर बहादुर सिंह शहरी परिवेश के कवि हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवेश में श्री भवानी प्रसाद मिश्र, श्री केदारनाथ सिंह तथा नागार्जुन आदि के काव्य में अभिव्यक्ति मिलती है। नई कविता को वस्तु की अपेक्षा शिल्प की नवीनता ने अधिक गंभीर चुनौती दी है। नए शिल्प अपनाना और परंपरागत शिल्प को तोड़ना दुष्कर कार्य था। अतएव कुछ कवियों को छोड़कर छोटी मोटी कविताओं की प्रचुरता रही और प्रभावशीलता की दृष्टि से ये छोटी छोटी रचनाएं भी बड़े बड़े वृत्तांतों से कहीं अधिक सफल बन पड़ी हैं। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग का जन्म लेना स्वाभाविक था। इसलिए नई कविता में व्यंग की भी प्रधानता रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से प्रदान की गई। दूसरी विशेषता है प्रयोगों में नवीनता। नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। तीसरी विशेषता है क्षणवाद को महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। चौथी विशेषता है इसकी अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। पांचवी विशेषता है कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संत्रास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान है। छठी विशेषता है बिंब विधान। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की जिन्हें नई कविता में उनका प्रयोग किया गया। सातवीं विशेषता है व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई हैं। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहले प्रमुख कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दूसरे प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण। इनकी रचनाएं चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं।
तीसरे कवि शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचनाएं हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं। चौथे कवि हैं श्री जगदीश चंद्र गुप्त, जिनकी रचनाएं हैं नाव के पांव, शब्द दंश, बोधि वृक्ष और शंभू। अगले कवि के रूप में हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप। छठे कवि के रूप में हैं श्रीकांत वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध। सातवें कवि हैं श्री रघुवीर सहाय, जिनकी रचनाएं हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। और अगले कवि हैं श्री नरेश मेहता जी, जिनकी रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, उत्सव आदि। इस प्रकार से नई कविता का दौर नवीन प्रयोगों, बिंबों और अनुभूतियों के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जय हिंद। धन्यवाद।